यूपी बोर्ड के 10th क्लास के ये विज्ञान का पेपर है जो अभी अभी खत्म हुआ है। इसको जो है पूरा सॉल्व करके अभी हम आपको दे दे रहे हैं। आंसर यदि आप मिलाना चाहें तो यहाँ से मिला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न आपका खंड आ में जो है ये ऑब्जेक्टिव वाला, इसमें क्या करें, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो समझिए, छोटे अक्षरों को बड़ा करना है तो छोटे वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। क्यों? उत्तल लेंस में जब वस्तु जो है फोकस और लेंस के बीच में होती है तो कैसे बनता है, ये जो है फोकस मान लो वक्रता केंद्र ऐसे फोकस से जाती है, प्रकाशिक केंद्र वाली ऐसे निकल जाती है, सीधे पीछे जो है आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए जो है उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। तो उत्तल होगा, यानी अवतल वाला तो नहीं होगा, इसको जो है कैंसिल कर लीजिए। अब उत्तल में बचा 10 सेमी फोकस दूरी वाला या 20 सेमी। तो 10 सेमी फोकस दूरी वाला देखिए, अब जिस लेंस की क्षमता ज़्यादा होगी वही लेंस उपयोग करेंगे। तो जो 10 सेमी फोकस, जितनी क्षमता जितने कम होगी, देखिए फोकस दूरी कम होगी, क्षमता उतने ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। P बराबर होता है क्या, 1/f। P बराबर होता है 1/f। तो इसका मतलब अगर फोकस दूरी कम है तो क्षमता ज़्यादा होगी, तो कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, जिसकी फोकस दूरी कम होगी, यानी 10 सेमी वाला। ये ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा प्रश्न अब देखते हैं। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारे के टिमटिमाने का क्या कारण, देखिए ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ जो है अलग अलग परतें पाई जाती हैं। तो सब जो है अलग अलग माध्यम होते हैं, कोई सघन तो कोई विरल होता है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो ये क्या होती है, मुड़ जाती है। और जब ये मुड़ जाती है तो क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है ना। एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अपवर्तन के कारण ही होता है। और वायुमंडल में अलग अलग परतें होती हैं जिनमें अपवर्तन होता है। अपवर्तन के फलस्वरूप देखिए, मान लेते हैं यहाँ प्रकाश किरण यहाँ मान लो विरल से सघन में आ रही तो ये मुड़ जाएगी, फिर यहाँ से मुड़ जाएगी। तो ये जो है स्पष्ट रूप से आंख पर नहीं दिखेगा, टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता। तो इसका कारण क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। और तीसरा प्रश्न, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर, क्या कह रहे हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए जितल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में कोई भी वस्तु कहीं भी रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब आभासी और छोटा ही बनता है। कितनी बार हमने रटाया है, जितने भी हमने विज्ञान के वीडियो बनाए हैं सब में कहीं ना कहीं एक बार दो बार ये आ ही चुका है, क्या कि उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखा जाए हमेशा प्रतिबिंब आभासी और छोटा बनता है, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण किसका होता है, सबसे ज्यादा विचलित कौन होता है। ये भी कई बार बहुत बार बताया जा चुका है कि कौन सबसे ज्यादा विचलित होता है, बताइए। नीला रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है ना, और सबसे कम विचलित कौन होता है, लाल रंग का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और फिर आगे अगला होगा हमारा ये पांचवा। आप देखिए पांचवें में क्या करें, मिलाने को कह रहे हैं तो मिला लीजिए। ओम जो है किसका मात्रक है, ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक यानी दूसरा वाला हो जाएगा। वाट सामर्थ्य का मात्रक है, ये हो जाएगा। एम्पियर विद्युत धारा का हो गया। वोल्ट हो गया विभवांतर का, ठीक है। तो ओम यानी पहले में दूसरा कहाँ दिया हुआ है, पहले में दूसरा, ये पहले में दिया हुआ है, ये आठवां भी हो, ये डी वाला भी हो सकता है ना, ये दोनों हो सकते हैं। अब इसमें देखिए आगे वाट दूसरे का तीसरा, दूसरे में तीसरा है, इसमें दूसरे में पहला दे दिया तो ये डी वाला गलत हो जाएगा। बी तो पहले से, सी गलत पहले से ही है, ए वाला सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले में दूसरा यानी विद्युत प्रतिरोध, दूसरे में तीसरा हो गया। और भी बाकी मिला लीजिए चेक करने के लिए। एम्पियर का क्या, विद्युत धारा होता है, और एम्पियर देखिए तीसरे का पहला हो गया। वोल्ट का जो है, वोल्ट किसका मात्रक, विभवांतर का, तो वोल्ट जो है विभवांतर का यानी चौथा, ये सही हो गया। समझ में आया। चलिए तो अब ये पांचवा प्रश्न हो गया। अब इसके बाद छठवें प्रश्न में क्या कह रहे हैं, ये कहाँ गया, ये छठवां प्रश्न, अरे यार ये मिल गया। तो छठवां प्रश्न क्या कर रहे हैं, आर व दो आर प्रतिरोध के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम में बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध R1 R2 होता है। मतलब जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो R1 है और जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो R2 है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया श्रेणी क्रम में, ये R और 2R को श्रेणी क्रम में जब जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 3R। R1 का मान 3R हो गया। और जब समांतर क्रम में जोड़ देंगे इसी को तब कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/3
R1 बराबर 1/R धन 1/2R, यही ना, समांतर में 1 करके जोड़ते हैं। तो ये 2R एलसीएम लेंगे तो R से भाग दीजिए 2 होगा, इससे भाग देंगे 1 बार जाएगा। अब फिर यहाँ से मिल जाएगा 1/R1 बराबर 3/2R। ठीक, तो R1, ये तो R2 है ना, श्रेणी समांतर क्रम में R2 माने हैं, तो R2 बराबर इतना हो जाएगा 2R/3। सही है, 2R/3। तो अब यहाँ पूछ क्या रहे हैं, R1/R2 का मान। R1/R2 का मान कितना होगा बताइए, R1/R2, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। R1 हो गया 3R और R2 का मान 2R/3। ठीक, तो ये R से R कैंसिल, 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 9/2 आएगा। तो 9/2 देख लिया ऑप्शन में है, ये सी वाला हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसके बाद ये कहाँ गया, ये 7वां प्रश्न। 7वें में क्या करें हैं, चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर क्या प्रवेश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। आरोपित बल की दिशा बतानी है। तो बल की दिशा किधर होगी भाई, देखिए हमने बताया बल की दिशा, बाएं में बल कितनी बार याद कराए हैं, बाएं में बल, तो बायां हाथ हम लोग लेंगे। अब भाई इसे कैसे बता दें, ये हाथ, चलिए फिर भी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, और ये मध्यमा धारा की दिशा है ना। तो धारा किधर होती है, इलेक्ट्रॉन यदि इधर जा रहा है तो धारा इसी के विपरीत होगी। धारा की दिशा किधर होगी, इधर हो जाएगी धारा, और ये चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की दिशा हो गई। अब जो है ये मध्यमा अंगुली बीच वाली ये धारा की दिशा में कर देंगे, और ये वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र में। तो अंगूठा किधर है, ऊपर की तरफ है अंगूठा, अंगूठा किधर है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की ओर हो जाएगा। आप लोग जो है अच्छे से चेक करके देख लीजिएगा, ये डी वाला ऐसे ऊपर। तो जो है तर्जनी किधर करेंगे, धारा की दिशा में, और बी मध्यमा, ये तर्जनी करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा करेंगे धारा की दिशा में, तो अंगूठा अपने आप बल की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर की ओर ये हो गया। अब देखेंगे 7वां के बाद 8वां प्रश्न। 8वें में क्या कह रहे हैं, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या है, सब लोग जा रहे हैं CHO। आगे उदासीन घोल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। निम्नलिखित में कीटोन कौन सा होता है, प्रोपेनोन, ओन जोड़ जाता है ना। तो ये सब तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग चुटकी में कर चुके होंगे। चलिए अगला देखते हैं, ये ठंडे जल में से हाइड्रोजन गैस, ठंडे जल कहाँ गया यार, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व कौन सा। देखिए हाइड्रोजन गैस कौन निकालेगा, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय होगा। हम लोग बताए ना, कापर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। क्या क्या पढ़े हैं, कापर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, ये जो है पांचों ये हाइड्रोजन से कम सक्रिय हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेंगे। तो देखिए ये AU, AG और CU है ना, कापर, सिल्वर और गोल्ड, ये तो नहीं होगा, तो बच्चा क्या, ये पोटेशियम हो जाएगा इसका ऑप्शन सही। तो ऑप्शन इसमें सही कौन सा होगा, ये सी वाला। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया क्या होती है। देखिए अभी आज सुबह ही जो वीडियो हमने डाला था उसमें देखिए वर्जन ये कट गया, लेकिन फिर भी दे दिया गया है ना। उसमें हमने बताया था कि वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करते हैं, यह प्रक्रिया भर्जन होती है। ठीक, तो यहाँ पर भर्जन हो जाएगा 12वां। अब इसके बाद 13वें प्रश्न में क्या, रासायनिक अपक्रिया, ये जो है किस प्रकार की अपक्रिया। देखिए FeCu को हटा करके विस्थापित हो गया है, तो ये क्या है, विस्थापन अपक्रिया, या इसी को प्रतिस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। 13वां के बाद ये 14वां प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण जो है उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं ना स्वपोषी पोषण में। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये होता है क्लोरोफिल, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल, और क्या, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया होती है। तो ये जो है सूर्य, ये जो प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया इसी में होती है। तो इसमें क्या होता है, देखिए हमको जितना काम उतने बता रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होगी, सूर्य का प्रकाश भी है, क्लोरोफिल भी है, तो इन तीनों की आवश्यकता होती है ना। चलिए अगला देखते हैं। अभी ये 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। तो इसमें से पादप हार्मोन्स कौन सा है, ये साइटोकाइनिन। ठीक, ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये तो मनुष्य में हार्मोन होता है। चलिए ठीक है, इतना इसका क्या लगाए होंगे, साइटोकाइनिन। अगला पराग कोष में होते हैं परागकण ना, पराग कोष में क्या होते हैं, परागकण। परागकण जो है जब क्या होते हैं, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो जो है वो आगे जो है पुष्प लगते हैं, जो भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ना। पराग कोष में क्या होते हैं, परागकण होते हैं।
आगे पुनरुद्भवन पुनर्जन्म द्वारा प्रजनन होता है, किसमें होता है? हाइड्रा और प्लेनेरिया में। देखिए अभी कल ही इसको बताया गया था ना, कल अभी पेपर में हमने जो सॉल्व किया था उसमें ये था। तो अगला देखिए अब, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य क्या कह रहे हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब निम्न में से कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? देखिए उत्पादक मतलब जो स्वयं भोजन बनाता है, और बाकी देखिए पारितंत्र में क्या होता है? जैसे हरे पौधे होते हैं, समझिए हरे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, और पौधों को कौन खाता है? पौधों को खाती है बकरी, और बकरी को कौन खाता है? मनुष्य। मनुष्य बहुत गंदा है, तो मनुष्य खाता है ना, तो ये पारितंत्र होता है, तो है ना, मनुष्य को कौन खा लेता है? शेर खा लेता है। तो इस प्रकार से ये जो है पारितंत्र होता है। तो इसमें उत्पादक कौन होता है? कौन भोजन बनाता है अपना? तो ये हरे पौधे होंगे, तो ये सी वाला ऑप्शन। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे में किन किन लक्षणों का अध्ययन किया था ना? लंबे और बौने का, गोल, झुर्रीदार, सफेद बनी, सभी का, इन सभी का है ना अध्ययन किया था। बस हो गया, ये 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आप लोग मिलाइए। इसके बाद जो है आगे डिटेल में क्रम से सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, अभी पार्ट 2 में।